एक्स मोहनलाल बड़ोली साहब कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। उनका बेहद स्वागत है, यहाँ जोरदार स्वागत है। और इस बीच क्योंकि प्रदूषण के मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, प्रदूषण की लगातार चर्चा हो रही है। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे प्रदूषण को लेकर एक संदेश देंगे, महत्वपूर्ण संदेश है। बच्चों की संदेश नहीं, ये कह रहे हैं कि बुला लो बच्चों को। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा इंडिया न्यूज हरियाणा की एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान जी को, और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली साहब, ये सेशन बेहद खास रहने वाला है। अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करी। अब हम चाहे स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा हो, क्राइम को हो, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। अब एक विशेष सत्र की ओर अभी आगे बढ़ेंगे अब से कुछ ही देर में, क्योंकि इस अगले सत्र के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हरियाणा भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जिनसे चर्चा होगी तमाम मुद्दों को लेकर। क्योंकि प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और ये बात की जाती थी हर बार जिस तरीके से बात करें तो 3 की बात की जाती थी, क्योंकि गुरुग्राम की जहां हम ये कार्यक्रम हो रहा है तो यहां पर भी निकाय चुनाव की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, तो गुरुग्राम नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे में हरियाणा भाजपा की क्या है योजनाएं, हरियाणा भाजपा की क्या है रणनीति, हरियाणा भाजपा ने जो वादे किए थे 2024 के चुनावों में, उन वादों में कितने पूरे हुए, आगे क्या रहेगी रणनीति, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। बस अब से कुछ ही देर में मंच पे हमारे साथ में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हमारे साथ होंगे, जो कार्यक्रम में मौजूद हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इंडिया न्यूज हरियाणा के इस कार्यक्रम मंच गुरुग्राम की, क्योंकि विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा है विकास को लेकर के, चर्चा है योजनाओं को लेकर के। इसमें प्रदेश सरकार के भी प्रतिनिधि हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अगर बात करें विपक्ष से भी कांग्रेस और तमाम दलों के जो नेता वो रहेंगे। इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी तमाम मौजूद रहेंगे। इस बीच हम मंच पर बुलाना चाहेंगे हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी को। हम चाहेंगे अध्यक्ष जी आप मंच पर आइए, और इस सेशन को होस्ट करेंगी इंडिया न्यूज हरियाणा की एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारी सहयोगी ज्योति सांगवान जी। ज्योति जी हम चाहेंगे आप भी मंच पर आएं। मोहनलाल बड़ोली जी हम चाहेंगे करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जाए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का। ज्योति जी ओवर टू यू। दीपक, तो इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर बेहद खास ये सेशन होने जा रहा है। मोहनलाल बड़ोली जी हमारे साथ हैं, एक बार फिर से जोरदार तालियां इनके लिए। कैसे मोहनलाल बड़ोली जी? बहुत बढ़िया है, और आपका प्रोग्राम भी बढ़िया है, स्थान भी बढ़िया है, और शहर भी बढ़िया चुना है।
शहर अच्छा चुना है गुरुग्राम आपका- इस वक्त तो, क्योंकि सुर्खियों में भी है पोल्यूशन को लेकर भी, बाकी भी बहुत सारे विषयों को लेकर, क्योंकि संगठन की जो इकाई है भारतीय जनता पार्टी की आप संभाल रहे हैं। आपके अब तक के कार्यकाल को अगर हम देखें, कितने संतुष्ट हैं अपने कामकाज से? अपने कार्यकाल से 100% संतुष्ट हूं, और संतुष्ट हूं हरियाणा की जनता ने जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया है। और मैं जहां कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत से तीसरी बार सरकार लेके आए हैं, मैं हरियाणा की जनता का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो 56 दिन का थोड़ा सा समय था, उसको मोहर लगाते हुए एक पूरा मौका लंबे समय तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, इस बात का आशीर्वाद दिया है। और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और जनता का धन्यवाद। तीसरी बार आप लोग सत्ता में आए, हरियाणा की राजनीति के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो बीजेपी ने कर दिखाया। सबसे बड़ा फैक्टर आप क्या मानते हैं इसके पीछे? सबसे बड़ा फैक्टर है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाते हैं। और 2014 के बाद पूरे दुनिया ने भारत को बदलते हुए देखा है। बदलता हुआ जो भारत है, विकास की किसी भी फील्ड में बात करें, सड़क पर चलेंगे तो सरकार की चर्चा करेंगे कि ये देखो 2014 के बाद किस प्रकार से अच्छी सड़कें मिली है। अगर रेलवे में अगर कोई सफर करेगा तो अपने आप चर्चा करेगा कि ये देखो वही भारत है, वही सरकार है, पॉपुलेशन भी वही है, लेकिन किस प्रकार से बड़ा बदलाव हुआ है, नई सोच के साथ हुआ है। और जब सरकारी दफ्तरों में काम के लिए व्यक्ति जाता है तो सिंगल विंडो सिस्टम, जो प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी, जो गुजरात का मॉडल उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए करके दिखाया, और उस गुजरात के मॉडल को पूरे देश में जब 14 में प्रधानमंत्री बने और पूरे देश में उसको लागू किया। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जीरो टॉलरेंस पे काम करने की सरकार है। किसी भी प्रकार का सरकारी काम में घोटाला आम चीज़ मानते थे। जब हमारी 2014 में सरकार आई, उससे पहले जो 10 वर्षों का कांग्रेस का शासन रहा, उस समय इतने भ्रष्टाचार घोटाले, कभी कोई अखबार का पेज खाली नहीं होता था, कोई दिन खाली नहीं होता था जिस दिन कोई आरोप तो विपक्ष भी लगाता है आप लोगों पर, और विरोधी तो ये कहते हैं जब सरकार चली जाती है उसके बाद पता चलता है करप्शन हुआ था, घोटाला हुआ था, नहीं हुआ था, उसके बाद ही निष्पक्ष जांच हो पाती है। 2014 के बाद कोई भी कहीं भी कोई घोटाला नहीं हुआ। और कांग्रेस वाले आरोप तो लगाते ही हैं, आरोप लगाना तो उनकी आदत बन चुकी है। और उनकी ये खासियत है कांग्रेस वालों की कि वो आरोप लगाएंगे, मीडिया के सामने आरोप लगाएंगे, और जहां उसकी जब चर्चा करने का समय आएगा तो वहां से बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। इस बार तो सत्र वो में भी मैदान में नहीं डरते। हमने देखा मोहनलाल बडोली जी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई कांग्रेस के नेताओं से भी हमने पूछा कि नंबर सरकार के साथ हैं, उसके बाद क्या मायने हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के। हालांकि आप लोगों को मौका मिल गया कि जब वोटिंग होनी थी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, उससे पहले ही वॉकआउट कर गए। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लेके आने के कई राजनीतिक मंशाएं होती है, और सरकार की बुराई करने का अच्छा समय मिलता है, उनको बोलने का समय मिलता है, सारी चीजें उजागर करने का समय मिलता है। लेकिन कुछ था ही नहीं उनके पास, मुद्दा कोई था नहीं, और वो सुर्खियों में रहने के लिए जब सदन से बाहर आते हैं तो मीडिया के सामने अच्छी लंबी चौड़ी भाषणबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं। जब सदन में जहाँ वो रिकॉर्ड होती हैं सारी चीज़ें, वहाँ से अपना बाहर नहीं चले जाते हैं, क्योंकि उस सच्चाई नहीं होती, झूठ होती है, और झूठ के पैर नहीं होते, और झूठ टिक नहीं पाती, इसलिए झूठ के सहारे चलते हैं। और झूठ के सहारे कांग्रेस काफ़ी लंबे समय तक शासन किया है, देश की जनता ने पहचान लिया है। अब देश की जनता दोबारा से, तो मुझे लगता है कांग्रेस को मौका मिलने वाला है। सरकार और संगठन में तालमेल कैसा है? भारतीय जनता पार्टी का आज संगठन पूरी तरह से और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव होता है हमारा जो संकल्प पत्र है वो पार्टी जारी करती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसको तय किया और उसका संकल्प पत्र को जारी किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी रोहतक में गए थे, और उसमें हमने जो वायदे किए थे, जो संकल्प पत्र में कही गई बात को हम अक्सर से पालन करते हैं, उसको पूरा करते हैं।
और ये हमारी सरकार की खासियत है कि जब 5 वर्ष के बाद हम दोबारा से चुनाव में जाते हैं तो अपनी कही गई बात का एक एक बात का उसमें हिसाब हम जनता को देते हैं और जनता उस हिसाब को से संतुष्ट होती है तो जनता फिर दोबारा से सरकार को चुनने का मौका देती है। इसलिए एक बार भाजपा बार बार भाजपा ये लोगों के मन में बस चुका है और ये प्रक्रिया अब विकसित भारत का जो संकल्प है ये प्रक्रिया 2047 तक इसी प्रकार से लंबी चलेगी। अब कोई बीच में कांग्रेस को मौका मिलना नहीं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में क्योंकि हरियाणा के तमाम लोग हमारे सामने ही हैं, कुछ लोग टीवी पर भी बड़ी संख्या में भी टीवी पर लोग हमें देख रहे हैं क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा का नंबर 1 चैनल के तमाम लोग देखते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के हौसले बुलंद थे कि आधी सीटों पर आ गई है बीजेपी और विधानसभा में तो हम कमाल करने वाले हैं क्योंकि जनता ने मूड बना लिया के बदलाव का। विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी बात होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर बात करें, मोहनलाल बड़ोली कहाँ चूक गए? ये चूक की ये तो चुनाव है, हार जीत का खेल है और लोगों को किस प्रकार का जब चुनावी मूवमेंट चलता है किस प्रकार से लोग आकलन करते हैं और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही और उसका नैरेटिव था कि 400 पार का जो नारा है वो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे और एक कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे से प्रचार किया। हरियाणा में तो मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छे ढंग के साथ कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया। उनके कार्यकर्ता जो एससी समाज के जो लोग थे उनके घरों में जाके रात को ठहरना, प्रचार करना, उनका दिमाग ठीक करना और वो उतना सा ही अंतर रहा। मैं बहुत आपको लगता है कि छोटे से आपके मार्जिन से लोकसभा क्षेत्र में भी उस बात का इम्पैक्ट रहा होगा? 9 विधानसभा मेरी सोनीपत लोकसभा में थी और 3 विधानसभाओं में मेरी हार हुई, 6 में मैं जीता, लेकिन उसका मार्जिन ऐसी थी वो विधानसभा जिस प्रकार से वो उसका विधानसभा का सिनेरियो था उस कारण से उन विधानसभा में पिछड़ के 22,000। बड़ोली जी, क्योंकि हम बहुत सारे विषयों पर आपसे बात करेंगे, भीतरघात भी हुआ था लोकसभा चुनाव में, विरोधी ये कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष क्या खुद को न्याय दिला पाए? बिल्कुल न्याय दिलवाने में क्या बात थी इसमें, वो तो चुनाव था। चुनाव कार्रवाई को लेकर है जी, पार्टी के अंदर कार्रवाई को लेकर पार्टी के अंदर तो पार्टी ने 10 उम्मीदवार मैदान में उतारे, 5 जीत गए 5 हार गए, उसमें तो क्या था, न्याय की तो उसमें कोई बात ही नहीं थी इस प्रकार की। नहीं, जब चुनाव के दौरान हमने देखा कुछ लोग हर एक पार्टी में होता है, भीतरघात भी होता है, अंदर से भी लोग नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चुनाव के दौरान हमने ये भी देखा कि काफी अधिकारी कांग्रेस के पक्ष में भी खड़े नजर आए। परिणाम आने के बाद आप लोगों ने कहा कि तमाम तरह की बातें जो जांच से जुड़ी, कार्रवाई से जुड़ी होंगी, वो कहां तक पहुंचा? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, चुनाव जब होता है, चुनाव आदमी वोट डालता है तो अपने मन से डालता है और राजनीतिक पार्टी की जिम्मेवारी है वो अपने वोटर को कैसे संतुष्ट करती है। और रही आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि भीतरघात होता है, ये तो हमेशा होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कम हो, बीजेपी में होता ही, आप लोग तो डिनाई करते हैं कि ये तो कांग्रेस में ही है। नहीं, ये राजनीति में कुछ कार्यकर्ता होते हैं ऐसे जो उस प्रकार से मजबूत नहीं होते, पार्टी के पक्ष में नहीं होते, वो अपने आप कोई पार्टी मान लेते हैं कुछ लोग। तो जो किसी भी पार्टी में हो, वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, उनकी राजनीतिक इच्छाएं होती है, स्वार्थ की इच्छाएं होती है, वो पार्टी के हित को नहीं देखते, वो अपने हित को देखते हैं। जो अपने हित को देखते हैं वो पार्टी को नुकसान करते हैं और उसी के आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी आंखें हैं। हमारी पार्टी का जो संगठन है उसकी बहुत सारी आंखें हैं, वो देखते हैं, हर चीज का आकलन करते हैं। जो इस प्रकार की गलतियां करते हैं उनको उस प्रकार से ही फिर आगे सम्मान मिलता है। बीजेपी को देखिए, हम मानते हैं पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता है कि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, कांग्रेस में गुटबाजी होती है, कांग्रेस उसे कहती है इंटरनल डेमोक्रेसी है हमारी। लेकिन अलग अलग धड़े तो आपके भी नजर आते हैं। आप गुरुग्राम की ही बात करें, राव नरबीर सिंह जी भी आने वाले होंगे, वहां भी गुट नजर आते हैं। फरीदाबाद की बात करें, वहां भी गुट नजर आते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के भी कई बार बयान इस तरह के सामने आते हैं कि उनको लेकर भी सवाल उठते हैं। तो कैसे आप तमाम जो लोग हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो एक साथ चलें, आप ये सुनिश्चित कर पाते हैं प्रदेश अध्यक्ष के नाम? भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें बहुत सारा डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। जो दूसरी पार्टी है वो नेताओं पर चलती है, उनके परिवार के नेता होते हैं, वो एक ही परिवार से बंधी हुई होती है। बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं वो एक परिवार से बाहर नहीं जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई
राजनीति करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक साधारण परिवार का व्यक्ति भी बड़े पद पर जा सकता है, उसके लिए रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, अपने विचार पर चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है और दूसरी पार्टियों के तो परिवार के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देती है, जो दूसरी पार्टियां चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे क्षेत्रीय दल है वो परिवारवाद को, जातिवाद को और क्षेत्रवाद को तवज्जो देते हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उनसे किस तरह की उम्मीद आप लोग रख रहे हैं कि बीजेपी का विजय रथ जो लगातार आगे जारी है उसको लेकर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि नए कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलता है और हमारे नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को जो जिम्मेवारी मिली है, ये वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, अनुभवी कार्यकर्ता हैं और प्रदेश स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है। तो उनका युवा है, नई सोच के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बहुत लाभ इसको पार्टी से मिलने वाला है। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया जी से भी मैंने बात की और नए अध्यक्ष को लेकर बात हुई। उन्होंने कहा कि युवा अध्यक्ष हैं और कहा कि ये दिशा दे दी है पार्टी हाईकमान ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में भी इस तरह के कोई संकेत दिए गए हो? युवा कोई क्राइटेरिया रहेगा क्या? ये तो हर जगह रहता है और हमारी पार्टी तो ऐसी है कि 25% तो नए लोगों को भागीदारी मिलती है, कभी भी जब भी बदलाव होता है उस प्रकार से होता है। और हमारी पार्टी सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर आदमी को टच करने वाली है और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कोई एक ही फोकस नहीं होता, अलग अलग ढंग से सोचते हुए बहुत बड़ी योजना के साथ हमारी पार्टी काम करती है और वो भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है। हरियाणा में किस तरह की हम, क्योंकि हलचल देखिए तेज है, जहां बीजेपी इकाई के अलग अलग नेताओं को कमान सौंपी गई है, आपको किस तरह का इनपुट मिल रहा है या आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? एक्सटेंशन मिलेगा? क्योंकि मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि कामकाज से कितना संतुष्ट हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के जो संदेश में बात कही है कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता उसी का अनुसरण करते हुए चलते हैं और काम करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते। और पार्टी में कोई भी काम मिले, पार्टी का कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम बड़े होते हैं। उसको समझने की जरूरत होती है, उस काम को करने की आवश्यकता होती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी किसी ये पद की लालसा से काम नहीं करता। इस भारतीय जनता पार्टी में काम करने का जो मौका मिला है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी में काम मिलना यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी में काम मिलना, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण में काम आना, ये बहुत बड़ी सोच है और उसी सोच के आधार पर हम काम करते हैं। हम किसी लालच में काम नहीं करते। तो कोई भी जिम्मेदारी पार्टी दे, आप निष्ठा से काम करते रहेंगे? मैं नहीं, हमारे लाखों कार्यकर्ता इसी प्रकार से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न है कि भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता इसी भाव से और चाव से काम करते हैं। कोई दुखी मन से कोई काम नहीं करता। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बात कही थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हम अनुसरण करते हैं अपने नेताओं की जो कही हुई बात है, उनका अनुसरण करते हैं और काम करते हैं। विधानसभा चुनाव आपने नहीं लड़ा था, आपने लड़वाया था पार्टी उम्मीदवारों को, वो कैसा अनुभव रहा? वो बहुत बढ़िया अनुभव रहा। और जो बात थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी भी चुनाव लड़ रहे थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे थे, हमारे सभी नेता चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी उस समय चुनाव को संभालने वाले कम संख्या में थे। हमारे प्रभारी थे जो चुनाव को संभाल रहे थे। अब की बार जब विधानसभा का चुनाव आया तो ना मैंने चुनाव लड़ा, ना हमारे महामंत्रियों ने चुनाव लड़ा। हमारे 4 प्रभारी चुनाव के लगाए हुए थे। अमित शाह जी खुद मॉनिटरिंग, क्योंकि हरियाणा अमित शाह जी के जिम्मे दिया था। हमारे पार्टी के 2 प्रभारी अलग थे, चुनाव के 2 प्रभारी अलग थे।
तो बहुत सारे लोग संभालने में लगे थे। बहुत छोटी छोटी हमने एरिया वाइज बंटवारा करके काम को किया। और जो मेरे जब मैं जींद और सोनीपत आया था, जींद में और सोनीपत में कांग्रेस के सिर्फ 2 एमएलए हैं, बाकी सभी बीजेपी के हैं। तो बढ़िया सरकार बनी है, तीसरी बार सरकार बनी है। अच्छे से लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा चुनाव से पहले क्या जादू आप लोगों ने किया? कांग्रेस तो कहती वोट चोरी की, तभी आप लोगों की सरकार बने। ये तो अच्छी बात है, कांग्रेस जो मानती है, कांग्रेस जो कहती है, ये कांग्रेस पार्टी जो मानती है, क्योंकि वो चोर है ना, चोर को तो सब चोर नजर आते हैं। क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को 28 वोट मिली थी, नेहरू को 2 वोट मिली थी, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने थे। वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं वो, और वो तो सरकारें चोरी कर देते हैं। आप सबको पता है, हमारी 4 सरकारों को तोड़ने का काम किया था, अनेक बार उन्होंने सरकार गिराने का काम किया। लोकतंत्र को कमजोर करने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी के जो लोग बोलते हैं, और जिस प्रकार से 6 तारीख को बिहार के अंदर चुनाव था, 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें चुनाव की चर्चा करते हैं हरियाणा की, जबकि हरियाणा का चुनाव 1 साल से ज्यादा समय हो गया था। तब उनको ध्यान में आया वोट चोरी हुई है, तब तक उनके ध्यान में नहीं आया। और फिर जो उन्होंने मुद्दे लेके आए, और वो राई विधानसभा जहाँ से मैं विधायक रहा, मैंने लोकसभा भी लड़ी, और जिन बूथों की, जिन गांव की उन्होंने चर्चा की, उन्होंने 22 जगह एक ब्राजील मूल की महिला का जो फोटो दिखाया है, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड अगर निर्वाचन आयोग ने ब्राजील मूल की महिला का जारी किया हो, वो दिखाते। एक ऐसे ही एक तो वोटर लिस्ट ही उठा रहे हैं ना, वो कहीं खुद से नहीं लेकर आ रहे हैं जो भी चीजें हैं। नहीं, वोटर लिस्ट दिखाए ना, वो वोटर लिस्ट को लेके आनी चाहिए ना, ओरिजिनल कॉपी वोटर लिस्ट की लेके आए। ऐसे स्क्रीन पे दिखाना, ऐसे तो फोन के अंदर पता नहीं कौन क्या क्या दिखा देता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपका फोटो पूरे गांव की वोटर लिस्ट पर लगा सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं, आपका फोटो लगा देंगे, आपको पता भी नहीं होगा। खुद राहुल गांधी ने ये कहा कि वो 22 जगह वोट डाल के गई, ऑन रिकॉर्ड है उसकी चीजें, वो सिद्ध करके दिखाए। और वो खुद कह रही है कि मैं कभी इंडिया ही नहीं आई, जो इंडिया नहीं आई वो हरियाणा में वोट डाल के कैसे चली गई। इस प्रकार की बड़ी झूठ, और बड़ी झूठ बोलने के बाद भी उस पर माफी नहीं मांग रहे, वो झूठ को बोलते जा रहे हैं। तो देश की जनता सब समझती है। सीएम साहब से कैसी ट्यूनिंग है आपकी? क्योंकि सरकार वो संभाल रहे हैं, सरकार के मुखिया हैं, संगठन के मुखिया आप हैं, जिम्मेदारी आपके पास है। मुख्यमंत्री जी से हमारा कोई नया संबंध नहीं है। 94 से हम इकट्ठा काम कर रहे हैं, पार्टी में इकट्ठे काम किया। और एक समय तो ऐसा था, वो भी प्रदेश के महामंत्री थे, मैं भी महामंत्री था। जैसे हमारे 2 महामंत्री होते हैं, हमने तो इकट्ठे पार्टी में भी काम किया है, मोर्चे में भी काम किया है। और वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, तब भी मैं प्रदेश का महामंत्री रहा, उनके साथ काम किया है। और आज प्रदेश की अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, तो आज वो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी पे है। तो हमारी तो ट्यूनिंग पुरानी ट्यूनिंग है, और उसमें कोई अंतर नहीं है। वो हम देखने में 2 हैं, लेकिन है एक ही। एक है दोनों, साथ भी नजर आते हैं आप लोग, बहुत सारे कार्यक्रम में आप लोग साथ साथ जाते हैं। नहीं, साथ साथ तो पार्टी के प्रोग्राम में जाते हैं। पार्टी के प्रोग्राम के अलावा भी वो बॉन्डिंग आप लोगों की दिखती है, जिस तरह से आपने कहा हम 2 हैं लेकिन हम हैं एक ही। दिखने में 2 हैं लेकिन एक ही हैं, और उसी मन से काम करते हैं। हम रोज कई बार बात होती है, हर मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो संगठन का और सरकार का अच्छा तालमेल, कोई ये नहीं है कि मेरा और मुख्यमंत्री जी का ही, हमारे जितने भी मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी प्रदेश की टीम है, सबका तालमेल इसी प्रकार का है। पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं का तालमेल, सरकार के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे चेयरमैन हैं, चाहे हमारे एमएलए हैं, सबका अच्छा तालमेल है और अच्छे तालमेल से काम कर रहे हैं। चेयरमैन की आपने बात की, क्या जल्द ही नई नियुक्तियां हो सकती हैं संगठन में? हाँ, नियुक्तियां तो कभी भी हो सकती है, नियुक्तियां तो होनी ही है। कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी आप हमारे मंच से देकर जाएं। नहीं, प्रेस में तो जानकारी जब हमारा निर्णय हो जाता है ना, तभी देते हैं। उसमें प्रेस में तो उससे पहले कोई जानकारी देते ही नहीं हम। कुछ निगमों के चुनाव भी होने हैं, उसे लेकर कैसी तैयारी? क्योंकि आप लोग केवल डबल इंजन सरकार की बात नहीं करते हैं, आप लोग बात करते हैं ट्रिपल इंजन सरकार की, जो कि हरियाणा में इस वक्त है भी। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार हम कहते भी और है भी। आज पंचायतों में लेके ब्लॉक समिति, जिला परिषद में हमारी चेयरमैन हैं, हमारे सरपंच हैं, हमारे निगमों में, नगर परिषद में और नगर पालिका में हमारे चेयरमैन हैं। और अभी 3 नगर निगम के चुनाव हैं, 2 परिषद के चुनाव है, 4 पालिका के चुनाव हैं।
तो हमारी अच्छी तैयारी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारी है। समय पर चुनाव हो, ये संगठन के कार्यकर्ता बार बार कहते हैं, और सरकार मुझे लगता है समय पर चुनाव कराएगी, और जो भी चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। संगठन के अलावा कैबिनेट किस तरह का काम कर रही है, क्योंकि 1 साल से अधिक हो गया कि सीएम का विशेषाधिकार के अपनी टीम में किसे रखें किसे नहीं रखें, लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपको क्या लगता है, परफेक्ट काम हो रहे हैं, कोई तब्दीली की जरूरत है? बहुत सारे काम हो रहे हैं, और बहुत सारे काम हमारे पार्टी के जो चलते हैं, जैसे हमारे पार्टी के अभियान चलते हैं, अलग अलग प्रकार से हमारे सेवा पखवाड़ा चलता है, उस समय हम सेवा के कार्यक्रम चलाते हैं। अभी शताब्दी वर्ष था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी वर्ष था, उसके अनेक कार्यक्रम हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी हुई बातें, उनकी व्यक्तित्व, उनकी सरकार की उपलब्धियां, वो जनता में जा रहे हैं, और 31 तारीख तक हमारे प्रोग्राम चलेंगे। प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमारे अटल स्मृति सम्मेलन हम कर रहे हैं, उसमें हमारे वक्ता जाते हैं, जो अटल जी की सरकार की उपलब्धियां थी, उनका जीवन था, किस प्रकार से विपक्ष के नेता के रूप में उनकी बड़ी भूमिका रही, और पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र कितना मजबूत है। हिंदुस्तान का विपक्ष का नेता सरकार का पक्ष रखने के लिए यूएनओ में जा रहा, ये बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस के लोग तो उसका थोड़ा सा ही पालन नहीं करते। आज विपक्ष का नेता, संसद चलती है, वो विदेश चले जाते हैं, और विदेश में जाके भारत की बुराई करते हैं। अगर वो अपना बुराई करनी है तो यहीं पे करें, यहाँ भी तो प्रेस है। कांग्रेस का पहलू भी हो सकता है कि सरकार को भी तो फिर उसमें बड़प्पन दिखाना चाहिए ना। आप लोग नेता प्रतिपक्ष को कितना सम्मान देते हैं, हम पूरा आप लोग कितना सीरियस लेते हैं राहुल गांधी को? अब वो सीरियस दिखाई तो दे, वो सीरियस दिखाई नहीं देता, उसको देश की जनता सीरियस मानती नहीं है। वो सीरियस होगा तो देश की जनता मानेगी। वो कभी कोई ऐसी बात तो कहे ना जो देश के हित की हो। हर बार देश की बुराई करना, यहाँ इंडिया में रह के, इंडिया में तो बहुत सारे पत्रकार हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, यहाँ सरकार की बुराई करे, बाहर जाके बुराई करना, दूसरे देश में जाके बुराई करना, उसने अपनी आदत बना ली है। भारत की गरिमा को कम करने का काम विपक्ष का नेता करे तो देश की जनता सीरियस कैसे लेगी उसको? कैबिनेट को लेकर मैंने हालांकि सवाल आपसे पूछा था। सरकार क्योंकि 1 साल से ज्यादा पूरा कर चुकी है, अलग अलग लोगों से जब भी हम इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, इसे लेकर भी सवाल पूछते हैं। सरकार कहती है उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है, संकल्प पत्र पर काम कर रहे हैं, सीएम साहब की ओर से रिपोर्ट कार्ड भी दिया गया, लेकिन विपक्ष कहता है कि जो जो वादे आप लोगों ने किए उस डायरेक्शन में कोई काम नहीं हो रहा। हमारी अब तक का सरकार, विपक्ष को लग रहा है कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से जीरो है। हमारी सरकार ने जो आने से पहले जो जनता से संकल्प पत्र में बात कही थी, 217 वायदे हमने किए थे, 54 वायदे धरातल पर उतारने का काम किया है, पूरे किए, और जनता मानती है कि किए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी जो भी कोई काम करते हैं वो कहते कुछ हो ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी आदत बना ली है, कोई काम हम करते हैं उसकी कमियों को गिनवाए कि इस काम में ये कमी है, ऐसा काम कभी नहीं करते। उनको तो एक ही बात रटी हुई है उन्होंने कि कोई काम नहीं हो रहा और सरकार कुछ नहीं कर रही। ये 2 बातें उन्होंने रटी हुई है, हर मीडिया में, हर प्रेस वार्ता में यही बोलते हैं। थोड़ा सा भी बार बार कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट की ही सरकार कहिए। आप भी अलग अलग कार्यक्रमों का जिक्र कर रहे थे कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हर मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। नहीं, वो मोर्चा बताया था ना, किस मोर्चे पर हुई है, किस पॉलिसी में, किस विकास के काम में। वो किसी भी शहर के कोई विकास की बात करें कि इस शहर में ये विकास का काम विपक्ष ने ध्यान में करवाया, ये नहीं हुआ, या सरकार ने ये काम किया इसमें ये कमी रही, ऐसी चीज तो कभी करते नहीं है। वो अपना राजनीतिक भाषणबाजी करते हैं। राजनीतिक भाषणबाजी चुनाव के समय करनी चाहिए, अपना पैटर्न चेंज करना चाहिए। जब चुनाव आए तब राजनीति करो ना, कौन रोकता है? जब आज कोई चुनाव नहीं है, आज जहाँ भी जाए लोगों को ध्यान में करवाए कि भाई फला शहर में ये काम होना चाहिए, फला शहर में ये काम होना चाहिए, इस प्रकार की राजनीति करें ना, उसमें उनको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। हम भी अपने काम बताएंगे, वो हमारे कामों में कमी निकालें। कि अब मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया कि हम 25,000 नौकरियां देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग बना, सबको पता है। कांग्रेस के नेता ही कोर्ट में जाते थे, हर काम में रुकावट डालते थे, और सब जगह शिकायत की उन्होंने। चुनाव के समय मुख्यमंत्री जी ने यह वायदा किया था कि शपथ लेने से पहले आपको रोजगार देने की, और उस वायदे को पूरा किया। जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, 5 बजे सबकी रिजल्ट आउट कर दिया।
ये होती है सरकार की कही हुई बात को पूरा करना। पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। हमने जिस प्रकार से जिस भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि डीएससी के लिए जो उनको हक देने की बात थी, पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उसको लागू किया। जो भी बातें हमने अपने संकल्प पत्र में कही, सिलसिलेवार उसको पूरा करते हुए 54 वायदे हमने पूरे करने का काम किया है। जो 54 वायदे पूरे किए उनमें कोई कमी रह गई तो बताएं। और जो धीरे धीरे मेरे को लगता है मार्च तक 90 वायदे और हैं जो हम बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। सब चीजों में आज हरियाणा एक नंबर है। आज हरियाणा में किसी भी प्रकार की कोई करप्शन सब नहीं। चीजों में विपक्ष कहता है, बेरोजगारी में, क्राइम में हरियाणा नंबर 1 के, इसके अलावा भी बहुत सारी खामियों में नंबर 1 बताता है हरियाणा। आज हरियाणा रोजगार देने वाला प्रदेश है। आज हरियाणा में पूरी दुनिया से दुनिया भर के लोग रोजगार के लिए आते हैं। आप गुड़गांव का देख लो, कितने लोग बाहर से रोजगार के लिए आते हैं। सोनीपत देख लो, फरीदाबाद देख लो, कितने बड़े बड़े। अभी हमने IIMT खुरखोदा, जो उसी की तर्ज पर हमने 10 IIMT विकसित करने का जो अपने घोषणा पत्र में कहा था, उसको हमने पूरा करना है। और 6 हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत जल्दी IIMT की तर्ज पर जब बड़े औद्योगिक सेक्टर विकसित होंगे तो 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। यही हमने कहा है, वही हम कर रहे हैं। आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह की भाषणबाजी या बयानबाजी चुनाव के वक्त होनी चाहिए। अमूमन हम देखते हैं कि जात पात को लेकर बयान कई बार चुनाव के पास आ जाते हैं, लेकिन इस बार क्या वजह है कि बीजेपी के कुछ नेता कास्ट को लेकर बयान दे रहे हैं? हालांकि अगर लगे कि कुछ पोलराइज करना है या रिवर्स पोलराइज करना है तो चुनाव भी आसपास नहीं है, क्या मायने इसके? वो बहुत ज्यादा नहीं है। एक दो नेता जब भी कभी एक दो तो मान रहे मोहनलाल बड़ोली की, एक दो नेता तो बयान दे रहे हैं जात पात को वो लेकर। बयान देते हैं और उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने अपनी सफाई भी दी है कि वो जाति के लिए नहीं था, वो व्यक्ति के लिए था। उन्होंने अपनी सफाई दी है। वो उनका निजी विचार है, वो पार्टी का थोड़ा ही है। पार्टी का विचार नहीं है, क्योंकि नहीं, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि बीजेपी इनको आगे करके इस तरह का एजेंडा, एक नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो। इस प्रकार की ना पार्टी की सोच है, ना पार्टी की कोई इस प्रकार की नीयत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कहती आई है कि ना हम जातिवाद की राजनीति करते, ना परिवारवाद की करते, ना क्षेत्रवाद की करते। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। हम पूरे राष्ट्र की बात करते हैं और उसी सिद्धांत पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। कुछ, क्योंकि आपने कहा किस किस मोर्चे पर विपक्ष कहता है, एक तो देखिए कई मुद्दे गिनवाए जाते हैं। BPL एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष की ओर से बनाया जा रहा है कि कैसे कार्ड की संख्या बढ़ा दी गई चुनाव में फायदा लेने के लिए। चुनाव हो जाते हैं, एकाएक संख्या को घटा दिया जाता है, बहुत कम कर दी जाती है। कैसे कार्ड काट दिए गए? अब जब चुनाव से पहले ऑनलाइन हमने सिस्टम किया और वो गरीबी रेखा के जो पीले कार्ड बने, आपको भी पता है, देश की जनता को भी पता है, हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई BPL कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया था। एक सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर पोर्टल के माध्यम से सबके BPL कार्ड बने और वो ठीक बने। उसके बाद जिसकी इनकम बढ़ जाती है, अगर किसी ने मुद्रा लोन के माध्यम से अपने काम को किया है, जो आदमी रेडी लगाता था और उसका पीला कार्ड था, उसने बैंक से लोन लिया और मुद्रा लोन में ऐसी स्कीम है कि पहले 10,000 मिलेंगे, 10,000 वापस कर देगा 20 मिलेंगे, जब 20 वापस जमा करा देगा 40 मिलेंगे, 40 वापस जमा करा देगा फिर 80 मिलेंगे, उसके बाद उसको 1 लाख मिलेंगे। जब वो 1 लाख रुपए मुद्रा लोन के माध्यम से लेकर अपना कारोबार करेगा और वो पीला कार्ड धारक है, जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो पीला कार्ड कटेगा। हमने गरीब की इनकम को बढ़ाने का काम किया। जब गरीब की इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तभी वो गरीबी रेखा से बाहर आएगा। गरीबी रेखा से बाहर आएगा तो पीले कार्ड से भी बाहर हो जाएगा। जब 25,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया, 25,000 अगर BPL परिवार के बच्चों को रोजगार दिया है तो वो 25,000 परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे। उसमें तो यही हमारी सरकार की सभी तो BPL से नहीं रहे उनमें। खैर वाइंड अप की ओर आते हुए मोहनलाल बड़ोली जी, सवाल एक है लेकिन उसमें 2 बातें हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या थी जिसके लिए मोहनलाल बड़ोली को हमेशा याद किया जाता रहेगा संगठन में, जो मील का पत्थर साबित हुई हो? दूसरा, अगर फिर से आपको जिम्मेदारी मिलती है तो क्या विजन आपका है कि क्या नया करना है संगठन को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है,
भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उस पर चलते हुए पार्टी को मजबूत करना, अपने सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना। सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही होती है कि कार्यकर्ताओं को काम भी मिले, कार्यकर्ताओं को सम्मान भी मिले, ताकि वो नई ऊर्जा के साथ काम करता रहे। और यही मेरी जिम्मेवारी थी, उसको हमने पूरा किया है। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ा है। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और नॉन स्टॉप सरकार कभी मलाल होता है कि संगठन के बजाय अगर सरकार में होते, चुनाव लड़ा होता, मंत्री पद मिलता तो थोड़ा बेहतर हो सकता था। या संगठन में अच्छा लग रहा है आपको? मंत्री पद बड़ा नहीं है, आपको संगठन कार्यकर्ता बड़ा है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता बड़ा है, मंत्री बड़ा नहीं है। और आप तो वैसे भी पूरी इकाई की कमान संभाल रहे हैं। मंत्री एमएलए बहुत छोटी बात है, कार्यकर्ता बीजेपी का होना वही बहुत बड़ी बात है, बहुत जिम्मेवारी मिलना वही बहुत बड़ी। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता होना बड़ी बात है। और बहुत सारे नेता बीजेपी के, जब भी हम बात करते हैं कि बीजेपी में कार्यकर्ता होते हैं, नेता नहीं होते हैं, जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको बखूबी निभाते हैं। बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर आप आए, वक्त निकाला, तमाम सवालों के बेबाकी से आपने जवाब दिए। बहुत शुक्रिया फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, और आज आपने बुलाया, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मोहनलाल बड़ौली जी। और मैं चाहूंगी कि आप मंच पर ही रहे, और मैं हमारे इनपुट एडिटर दीपक जी से अनुरोध करूंगी कि सर को एक प्यारा सा पर्यावरण से संबंधित एक गमला, एक बुके यहां पर उन्हें देकर सम्मानित करें। और मैं बड़ौली जी से कहूंगी कि वो मंच पर ही रहे, उनके हाथों से कुछ सम्मान भी हम यहां पर दिलवाने वाले हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आरएस भट्ट जी को, डीटीपी और नोडल अधिकारी गुरुग्राम, मोमेंटो देके बड़ौली साहब इनका सम्मान करें। नरेंद्र यादव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, डोरिक डेवलपर अध्यक्ष गुरुग्राम होम डेवलपर्स एसोसिएशन गुरुग्राम। नरेंद्र यादव जी मंच पर आए। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे अवॉर्डीज के लिए। और मैं दिनेश नागपाल जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, डेवलपर गुरुग्राम। सर मंच पर आइए और बड़ौली साहब मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारा ये सेशन लगातार जारी रहेगा। कुछ नए और खास मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे इस विषय